वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना हम केमिस्ट्री को इमेजिन ही नहीं कर सकते। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तभी आप लोग किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ पाते हैं। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो टॉपिक है वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो उसका स्टैंडर्ड मेथड होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का या लर्न करने का, वही मेथड मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। उसके बाद आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ मतलब 5 से 10 शॉर्ट ट्रिक आपके सामने मैं यहाँ पे रखूँगा। जो आपको अच्छी लगे वो शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा जो आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं या इन फ्यूचर जितने एलिमेंट डिस्कवर होंगे, ठीक है, आज से 100-200 साल बाद भी जितने एलिमेंट डिस्कवर होंगे उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि हम जब ट्रिक याद करते हैं तो हम मैक्सिमम 20, 30, 40, 50 तक के जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर पाते हैं, या फिर हमें ट्रिक यूज करते हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जो मैं आपको इस लेक्चर के लास्ट में जो ट्रिक बताऊंगा उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का टाइम लगेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त, मैक्सिमम 1 मिनट। और बाकी की जो ट्रिक्स होंगी उनमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे अपन अगर मान लो कि हम बात करें 120 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के बारे में, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो फिर इस वीडियो को लगातार पूरा देखिएगा। अगर आपको लगे कि वीडियो वाकई में बाकी यूट्यूबर से अलग है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल जीरो से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा। मैं ये मानता हूं कि आप अभी 10th स्टैंडर्ड पास करके 11th में हुए हैं, तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक जो है वो पढ़ाऊंगा। तो ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने या आप लोगों ने 10th क्लास में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, और सोडियम का एटॉमिक नंबर आप सब लोग जानते ही हैं। ठीक है। एटॉमिक नंबर पर वीडियो मैंने पहले अपलोड कर चुका हूं, आपको पूरे पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर वो वीडियो लर्न करवा देगा। अब मैं बात करता हूं सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 281 होता है। ये जो आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था वो अकॉर्डिंग टू सेल पढ़ा था कि सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन्स फील होते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट सेल के अंदर, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आप सब लोग जानते हैं। ठीक है। तो आपने 10th तक जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था वो था अकॉर्डिंग टू सेल, लेकिन यहां 11th क्लास में आप लोगों को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है वो लिखना है अकॉर्डिंग टू सब सेल। आप लोगों ने ये भी पढ़ रखा होगा कि सेल के अंदर होते हैं सब सेल्स। पहले हम इन्हीं के बारे में बात कर लेते बच्चों। सेल के अंदर होते हैं सब सेल्स। जैसे आपके जो के सेल था, जिसे फर्स्ट सेल बोलते हैं, ठीक है, जो के सेल था उसके अंदर आपने पढ़ा था कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ना उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन उसके सब सेल एस सब सेल के अंदर होते हैं। याद रखिएगा, हमारे पास टोटल 4 सब सेल होते हैं। अभी तक 4 सब सेल की जरूरत पड़ी है, तो 4 सब सेल होते हैं एस, पी, डी, एफ। जैसे जो ब्लॉक थे ना आपके, जो पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक बने हुए हैं, वैसे ही 4 सब सेल है एस, पी, डी, एफ। तो जो हमारा फर्स्ट सेल होता है के सेल, उसमें एक ही सब सेल होता है। ठीक है। उस एक सब सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं। जो हमारा सेकंड सेल होता है जो होता है एल सेल के अंदर 2 सब सेल होते हैं।
एक S होता है और एक P सब सेल होता है। तो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे बच्चों, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 फिल होंगे, और P सब सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 फिल होंगे, ठीक है। ये हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे सेकंड सेल के अंदर कैसे टोटल इलेक्ट्रॉन जो थे वो 8 थे। जो आपने यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रखा है, वो 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन S सब सेल में है और 6 इलेक्ट्रॉन कहां है, P सब सेल के अंदर है। ऐसे ही आपका थर्ड शेल होगा, थर्ड शेल मतलब KLM, ठीक है। तो M शेल होगा, M शेल के अंदर 3 सब सेल होते हैं, एक S होता है, एक P होता है और एक D होता है बच्चों। S के अंदर वापस से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 फिल कर सकते हैं आप लोग, ऐसे ही P के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 फिल कर सकते हैं आप लोग, और D के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 फिल कर सकते हैं आप लोग। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं कि थर्ड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18 होते हैं। उन 18 में से 2 इलेक्ट्रॉन S के होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन P के होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन D के होते हैं। तो आज हम लोग यहां पे जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि ये जो हमारे सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे फील होगा। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि जब हम 11th क्लास या आगे की जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हम सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आया कैसे है, कहां से आया है, आज का पूरा लेक्चर उसी पे है, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, लेकिन इस लेक्चर के लास्ट तक आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि थर्ड सेल में जैसे 3 सब सेल होते हैं, वैसे ही फोर्थ सेल में, मैं यहां लिख रहा हूं, फोर्थ सेल में जो हम N कहते हैं उसमें 4 सब सेल होते हैं, एक S, एक P, एक D और एक F। 4 सब सेल होते हैं। देखिएगा S में 2 इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। तो आप अभी तक समझ गए होंगे 4 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो फिर यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस आएगा, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे। तो टोटल फोर्थ सेल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन फील्ड हो सकते हैं, मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन फील्ड हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 32 फील्ड हो सकते हैं। सर हमारे फर्स्ट सेल के अंदर एक ही सब सेल क्यों था, ये भी क्वेश्चन बनता है, 2 सब सेल क्यों नहीं थे। तो बच्चों एक रूल होता है हमारे पास, N ऑलवेज ग्रेटर देन L। ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं हर एक बात आपको विद रीजन बताऊंगा यहाँ पे, हर एक चीज। तो अपने पास एक रूल होता है केमिस्ट्री के अंदर, N ऑलवेज ग्रेटर देन L। यहाँ पे जो N होता है वो होता है उसका शेल नंबर, या फिर इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो L होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है सब सेल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, वो सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। और ये होती है हमारी लेजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारी ये होती है, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो N ऑलवेज ग्रेटर देन L। अब समझो बच्चों बात को कि L की जो वैल्यू S के लिए होती है वो होती है 0, ठीक है। P के लिए जो होती है वो होती है 1, D के लिए जो होती है वो होती है 2 और F के लिए जो होती है वो होती है 3। ये L की वैल्यू है। S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है और F के लिए 3 होती है। तो ये हमारे L की वैल्यू हो गई। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ये कहता आपको कि फर्स्ट सेल के अंदर P भी होता है, मतलब मैं ऐसे लिखता इसको, ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट सेल के अंदर P, तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और L की वैल्यू भी कितनी हो गई, P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये दोनों इक्वल हो जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, N ग्रेटर देन L होना चाहिए, समझ गए। सेकंड सेल में आप ध्यान देंगे जरा सी, तो सेकंड सेल में मैंने D नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि N, ये N की वैल्यू होती है बच्चों, ये सारी N की वैल्यू है आपके पास। तो अगर मैं सेकंड की बात करूं तो N की वैल्यू 2 हो गई, और D की बात करूं तो D के लिए भी L की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई, जो इक्वल हो जाती है, और इक्वल होना पॉसिबल नहीं है, समझ गए बात। तो इसी वजह से हमारे पास फर्स्ट सेल में एक सब सेल होता है, सेकंड सेल में 2 सब सेल होते हैं, थर्ड सेल में हमारे पास 3 सब सेल होते हैं, और फोर्थ सेल में हमारे पास 4 सब सेल होते हैं। अब बात करूं फिफ्थ सेल की, तो ध्यान से समझिएगा, फिफ्थ सेल में अभी तक 4 सब सेल हैं,
लेकिन इन फ्यूचर जैसे ही नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे, फिफ्थ शेल में भी 5वां सब शेल हो जाएगा। ठीक, अभी तक 4 सब शेल हैं हमारे फिफ्थ शेल के अंदर, सिक्स्थ में भी 4 हैं, सेवंथ में भी 4 हैं, क्योंकि अभी तक 4 सब शेल की ही जरूरत पड़ी है। अगर इन फ्यूचर और ज़्यादा अपने एलिमेंट डिस्कवर होते हैं तो और हमें सब सेल्स की भी जरूरत पड़ेगी और हमें शेल्स की भी जरूरत पड़ेगी। समझ गए बच्चों? तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से समझिएगा कि हम लोग कह रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो पढ़ा था वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कौन सा था, ये 281 वाला था, मतलब अकॉर्डिंग टू शेल था। अब हमें जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है वो अकॉर्डिंग टू सब शेल पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू सब शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल किया जाता है मैं आपको वही सिखाने जा रहा हूं। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ रूल फिल्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, ऑफबाउ जो है वो कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है। कई बच्चों की कन्फ्यूजन रहता है कि ऑफबाउ साइंटिस्ट का नेम है, ये किसी साइंटिस्ट का नेम है, नहीं है, ये एक जर्मन नेम है। ठीक है, जर्मन वर्ड है और इस जर्मन वर्ड का मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। तो कई बार आपके मेडिकल जैसे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है, तो हमारा कौन सा नहीं है, हमारा ऑफबाउ नहीं है, जबकि लगता ऐसा है जैसे किसी साइंटिस्ट का नेम हो। ठीक है, जो नहीं है। तो ऑफबाउ रूल के अकॉर्डिंग हमारे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिल होते हैं। क्या है ये रूल? ये कहता है, ये ऑफबाउ रूल कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो फील्ड होंगे वो किस में होने, अब ऑर्बिटल में, यस यू नो, सब शेल के अंदर। तो उस सब शेल के अंदर फील्ड होंगे, उस ऑर्बिटल के अंदर फील्ड होंगे जिसकी एनर्जी लो हो। ठीक है, तो लो टू हाई एनर्जी, लो टू एनर्जी टू हाई एनर्जी हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फील्ड होंगे। ये हमारा ऑफबाउ रूल कहता है। ठीक है, सबसे पहले उस ऑर्बिटल में, उस सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे जिसकी एनर्जी कम हो। जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो जो सीढ़ी सबसे नीचे होती है, जिसकी सबसे कम होती है, उसी पे चढ़ना स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फील करते हैं तो सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है जिसकी एनर्जी कम हो। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी कम है? ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे सब शेल बन गए अभी तक। तो फिर हम एनर्जी लेवल को डिसाइड करने के लिए हमारे पास रूल होता है N+L रूल। कौन सा रूल होता है? N+L रूल होता है। तो इसी N+L रूल को बोर-बरी रूल भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, क्या है ये रूल, ध्यान से समझिएगा। तो N+L का रूल क्या है? N+L का रूल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जितनी N और L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, और जितनी एनर्जी कम होगी उतना उसमें ही पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। चलिए सपोज हम बात करते हैं सबसे पहले 1s एंड 2s की। दो ऑर्बिटल हो गए हमारे पास, 1s सब शेल और 2s सब शेल। ठीक है, तो इन दोनों में बात करते हैं किसकी एनर्जी कम है। तो यहां पे N और L की वैल्यू बताएंगे आप लोग मुझे। N की वैल्यू कितनी है? ये जो फर्स्ट टाइम ये जो लिखी होती है वो हमारे N की वैल्यू होती है, कितनी हो गई? 1 हो गई। और L की वैल्यू S के लिए कितनी होती है? अभी भी बताया था 0 होती है। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? 1 हो गया, मतलब N+L कितना हो गया आपका? 1 हो गया। यहां पे 2s के लिए 2 N की वैल्यू हो गई ये वाली, और S के लिए L की वैल्यू कितनी? 0। तो टोटल कितना हो गया? 2। तो किसकी वैल्यू कम है? इसकी 1s वाले की वैल्यू कम है, तो 1s वाले में पहले इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे। किस में इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे मेरे बच्चों? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1s वाले की एनर्जी क्या है? कम है। उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है? 2s की है। चलिए डिसाइड करते हैं बच्चों 2s और 2p में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, इन दोनों में ज़्यादा एनर्जी किसकी है। तो फिर ये n की वैल्यू 2 हुई और L की वैल्यू p के लिए कितनी होती है? 1 होती है। तो टोटल कितना हुआ? 3 हुआ। मतलब 2s से ज़्यादा एनर्जी होती है किसकी? 2p की। तो 2p की एनर्जी 2s से भी ज़्यादा होती है। चलिए डिसाइड करते हैं 3s की वैल्यू। 3s के लिए n की वैल्यू, n कितना? 3, और s के लिए L की वैल्यू कितनी? 0। टोटल कितना हुआ? 3। सर अब तो इन दोनों से तो ज़्यादा वैल्यू है इसकी और इससे इक्वल है इन दोनों की,
तो कैसे डिसाइड किया जाए फिर, जब इक्वल वैल्यू हो तब आपको n की वैल्यू देखनी है। जिसके लिए भी n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी भी कम है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कम हो गई, इसकी एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू ये देखो ये कम है, समझ गए। तो 3s की एनर्जी 2p से ज्यादा होती है। फिर बात करते हैं 3p की। तो इसके लिए इसके लिए आपके पास 3 होगी वैल्यू, n की वैल्यू, और p के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो टोटल कितना हुआ, 4 हो गया। 4 हो गया, तो इससे भी ज्यादा एनर्जी किसकी हो गई, 3p की है, हो गई। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं 3d की। अरे थर्ड ऑर्बिटल में मैंने क्या कहा था, जो फर्स्ट शेल होता है उसमें एक ही सबसेल होता है 1s। सेकंड सेल के अंदर 2 सबसेल होते हैं, एक 2s होगा और एक 2p होगा। थर्ड सेल के अंदर एक 3s होगा, एक 3p होगा और एक 3d होगा। 3 सबसेल होते हैं ना आपके पास, ऐसे ही। तो यहां पे कितना होगा, फोर्थ के अंदर 4 सबसेल होंगे। फोर्थ के अंदर क्या होगा, 4 सबसेल होंगे। फिफ्थ के अंदर भी 4 सबसेल, मैंने बताया आपको कि फिफ्थ के अंदर भी 4 ही सबसेल होते हैं। 6 के अंदर भी 4 सबसेल होते हैं, मैंने आपको बता दिया अभी भी। और 7 भी 4 ही सबसेल होते हैं। आप लोग प्रीवियस लेक्चर में जानते हैं, अभी तक हमारे पास 7 पीरियड है, मतलब 7 ही सेल है अभी तक, ठीक है। तो चलिए बात करते, डिसाइड करते हैं 3p की वैल्यू की। 3p में 4 हो गया, 3d में कितना होगा, 3 और 2 मतलब 5 वैल्यू आ गई। यस या नो, यस या नो। इसके मतलब 3p से भी ज्यादा एनर्जी किसकी है, 3d की है। देन उसके बाद 4s के बारे में बात करता हूं। 4s में n की वैल्यू तो 4 हो गई और s की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो टोटल कितना हुआ, 4 हुआ। अरे ये क्या, यहां पे जरा गौर कीजिएगा, यहां पे हमें पता चला कि 3d की वैल्यू तो 4s से भी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। जबकि 3p और 4s की n प्लस l इक्वल है। तो फिर किस में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिसकी n की वैल्यू कम हो। n 3 वैल्यू है इसके, n की वैल्यू, तो 3p में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे और उसके बाद किस में जाएंगे, 4s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बच्चों ध्यान रखना, 3p के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, ये बात अच्छी तरीके से गौर कर लीजिएगा। 3p के बाद 4s में ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देन उसके बाद, क्योंकि इसकी n प्लस l की वैल्यू ज्यादा है 4s से, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसमें, आपके 3d में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी शेल की, किसी सब शेल की, किसी ऑर्बिटल की एनर्जी डिसाइड कर सकते हैं n प्लस l रूल से या बोर-बरी रूल से। समझ गए बात को। तो ऐसे ही एक ट्रिक बनती है हमारी, ऐसे ही मैं आपको बता देता हूं सिंपल सा, इसे ऑफ बाउ ग्राफ भी कहते हैं और ये एक ट्रिक भी होती है, ठीक है, ये एक रूल भी होता है। तो फिर समझिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाने हैं, सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाने हैं, ये रूल लगते हैं हमारे। फिर किस में जाने हैं, 2s में जाने हैं, तो 2s में उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिर 2s के बाद 2p में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझना, फिर 2p में और देन 3s में इलेक्ट्रॉन फील हुए हैं। ये अगर आप ऐसे एरो लगाओगे तो ये एरो इसके लिए n प्लस l रूल को फॉलो करते हुए ही लगेगा। तो यहां पे देखिएगा 3p के बाद कौन कह रहा है, ये यहां से एरो अगर ऐसे लगाऊंगा तो 3p के बाद ये कह रहा है 4s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ना कि 3d में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और 3d के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4p में और देन जाएंगे 5s में, ठीक है। ये आपके n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग ही होते हैं बच्चों, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये जो मैं एरो लगा रहा हूं वो n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग ही लगा रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपके फील्ड होंगे किसमें, 1s में। देन उसके बाद इस एरो को यहां से देखिए, यहां से इसकी टेल और हेड मिला दीजिए। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें फील होंगे, 2s में। और देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें फील होंगे, 2p में। देन उसके बाद 3s में, और उसके 3s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3p में, 3p से होते हुए 4s में। समझ गए बात को। तो इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फील्ड होते हैं इन सब सेल के अंदर। बस आपको इसके बाद एक और छोटी चीज ध्यान रखनी है, एक और छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, वो क्या, कि वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऐसे सब सेल में कितने आते हैं, 2। तो आप 2 ही फील करेंगे, 3 फील नहीं करेंगे।
समझ गए बात। अब आप सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, ना कि सेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, तो इस बात को खास तौर से ध्यान रखना कि सब सेल एस सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, पी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, डी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 10 और एफ के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 14। ठीक है, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का जरूर ध्यान रखना, इसके अलावा कोई मतलब बड़ा कोई इशू नहीं बनेगा आपके पास। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को अब यहां पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिल करके दिखाता हूं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को फिल करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिल करना आपको बताते हैं कैसे फिल करते हैं। तो आपके पास पहला एलिमेंट हम यहां पे लेते हैं हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1, जिसमें जितना एटॉमिक नंबर है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन है, अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करना है, 1s में फिल करना है। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं कितने, एक, तो एक फिल करेंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये 1s सब शेल का नाम हो गया और इसके ऊपर जो लिख रहा हूं वो इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूं। उसके बाद हम बात करते हैं हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो फिर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करने हैं, 1s में। अब इसको भूल जाइए, आप इसको भूल ही जाइए बिल्कुल ही। ये आपका नया स्टार्ट हुआ, तो नया स्टार्ट हुआ तो कहां से फिल करना स्टार्ट करेंगे, 1s से। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब इसको मत देखिए, इसको देखो मत, अब ठीक है, इसको देखो। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं, 2 फिल हो सकते हैं, दोनों यहीं भर दो। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ऐसे नहीं करना 1s1 और 1s1 नहीं, रिपीट नहीं करना किसी को। ठीक है, तो आपको जब तक वो पूरा नहीं भरा जाता है तब तक उसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो फिर ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2। और उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे लिथियम। तो फिर उन ऊपर वालों को भूल जाइए, बिल्कुल ही भूल जाइए ऊपर वालों को। तो फिर ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, हमारे 1s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ना कि 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, क्योंकि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 फिल हो सकते हैं। ठीक है, s पूरा भर गया, अब इसमें और नहीं आ सकते, तो फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, तो फिर इसके आगे वाले सब सेल में जाएंगे। 1s के बाद किस में फिल करने हैं, 2s में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो 2s में इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए आपके पास, 2 यहां फिल कर चुके थे, टोटल फिल करने थे 3, एक और बचा हुआ है, वो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इस लिथियम के पास, मतलब 2s के पास जाएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं बेरिलियम की, जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। अब ऊपर वालों को भूल जाइए, सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है, 1s से स्टार्ट करना है। 1s कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही इसमें एंटर कर सकते हैं। तो फिर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, बचे हुए बच गए कितने, 2 यहां भर दिए, टोटल बने थे 4, तो 2 और बच गए, तो 2 आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है बच्चों, देन उसके बाद आपके पास आता है बोरोन। बोरोन होता है नंबर 5 पे, एटॉमिक नंबर जिसका 5। तो 5 नंबर एटॉमिक नंबर है, तो दोबारा से स्टार्ट कीजिए 1s से, दोबारा से आपको 1s से स्टार्ट करना है। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 1s में। ठीक है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, बाकी के बच्चे तीनों फिल कर दूं क्या, बाकी बच्चे तीनों फिल 2s में कर दूं, 3 लिख दूं यहां पे, नहीं, गलत, क्योंकि s में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो आप, और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही फिल होते हैं, तो 2 ही फिल हो सकते हैं बच्चों यहां पे। अभी तो इलेक्ट्रॉन बच गए अपने पास, कितने बच गए, एक और बच गया, क्योंकि 4 ही फिल किए, टोटल 5 फिल करने थे, एक बच गया, वो जाएगा कहां, 2s पूरा भरने के बाद किस में एंटर करेगा, वो 2p के अंदर एंटर करेगा। तो फिर किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि बच गया था 1 अपने पास। टोटल हो गए 5, देखो 2 प्लस 1। उसके बाद आता है आपका कार्बन, एटॉमिक नंबर जिसका होता है 6। तो एटॉमिक नंबर 6 वाले का कैसे फिल करोगे, सबसे पहले 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ही हो सकते हैं, और फिर 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 2 और बच गए, तो 2 यहाँ पे आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है, समझ गए ना बात को। तो आपको पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 1 से 6 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे 2p के अंदर।
ठीक है, 1 to 6 कितने भी भर सकते हैं। फिर 2p पूरा भरने के बाद, 2p पूरा भरने के बाद ही आप कहाँ पे जाएंगे, 3s पे जाएंगे। तो फिर नाइट्रोजन आता है जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p कितना 3 हो गए, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4 + 3 7। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s2 2s2 और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 हो गए, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ P के अंदर आपको 1 to 6 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। जब तक 6 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होते तब तक हम आगे वाले सब सेल पे नहीं जाएंगे। देन उसके बाद ऑक्सीजन के बाद आपका आता है फ्लोरीन। बच्चों कौन आता है, फ्लोरीन, 9 एटॉमिक नंबर होता है जिसका। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 1s2 2s2 और 2p में कितने बच गए, 9 फिल करने थे, 4 फिल कर चुके हो, तो यहाँ पे 5 आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नियोन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 6 हो जाएंगे, टोटल हो गए 10 पूरे। तो ये हो गए टोटल पूरे 10 इलेक्ट्रॉन। एंड देन उसके बाद आता है आपका सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2p में 7 क्या, अरे 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, p के अंदर मैक्सिमम कितने जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो 7 फिल नहीं होंगे, कितने होंगे मैक्सिमम, 6 इलेक्ट्रॉन ही फिल होंगे। तो आपके पास फिर भी बच गया 1 इलेक्ट्रॉन और। अब जब आपने 2p को फुलफिल्ड कर दिया है तो फुलफिल्ड करने के बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, 1 ही था तो 1 ही जाएगा भाई। तो फिर आपका पास आता है नेक्स्ट मैग्नीशियम। मैंने आपको स्टार्टिंग यहाँ से करी थी बच्चों, देख लीजिएगा। मैंने आपको कहा था कि मैं ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भरना आपको सिखा दूंगा। अब यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं, ये फर्स्ट शेल था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड शेल था जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये थर्ड शेल था जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, जो आपने पहले फिल किए थे, जो आपने 10th क्लास तक फिल किए हुए हैं शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद मैग्नीशियम की बात करता हूँ। मैग्नीशियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा आपके पास। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाकी बच गए, 10 हो गए ना, यहाँ तक 10 हो गए, तो 3s में कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके बाद मैग्नीशियम के बाद आता है आपके पास एल्यूमिनियम 13। तो 1s2 2s2 2p6 3s3 क्या, 3 फिल करूँ क्योंकि 3 बच गए ना, 10 हो गए यहाँ पे, 3s3 क्या, नो 3s2, क्योंकि s में 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। और आप अब एट प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल कर रहे हैं, सब सेल के अंदर, ठीक है, sp-df के अंदर। तो ये 3s2, तो कितने हो गए आपके पास, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल कितने हो गए, 12। अभी तक 1 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, ठीक है। तो 3s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, 3p के अंदर। किस में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, 3p के अंदर। तो नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 3p1 हो जाएगा, ठीक है, 3p1। एंड देन उसके बाद आपके पास एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 14। तो ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2, ये हो जाएगा 2p6, ये हो जाएगा 3s2, ये हो जाएगा 3p2। 1 हो गया, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अब आपको कंप्लीटली 3p को पूरा करना है। 3p के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3p में नहीं p में जा रहे हैं। मतलब समझ गए ना बात को। अब आप सब शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं, अब सब शेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो आप लोग, ना कि शेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। उसके बाद सिलिकॉन के बाद आता है फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 क्या, 3p कितना, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक हो गया आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन, बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन जो 3p में चले जाएंगे। जब तक 3p पूरा नहीं भरा जाता है तब तक 4s पे नहीं जाना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फॉस्फोरस के बाद आता है सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर होता है 16। तो ये हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बच्चों,
2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 12 - 16 4, तो 4 बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन 3p में आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास आता है कौन, सल्फर के बाद आता है क्लोरीन, 17 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब आप लोगों ने जो 10th क्लास में पढ़ा था कि क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन आपने ऐसे पढ़ा था ना बच्चों, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, यही तो पढ़ रखा था ना। तो वो देखिएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 में कितने हो लोग, 3 वालों में कितने हो गए टोटल, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, समझ गए बात। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आता है आपका 18 पे आर्गन, 18 एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2 से 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो 3p6 हो गया ना टोटल, ठीक है, तो 3p6 हो जाएगा। देन उसके बाद आपके पास आता है आर्गन के बाद पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 19, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गए। एंड देन उसके बाद आप बताइए किस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देन 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों 4s में, ना कि 3d में। ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे आती है। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में फील्ड होंगे, ना कि वो 3d के अंदर फील्ड होंगे। तो फिर बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन 4s1 में जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कैल्शियम 20 पे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो जाएंगे, 4s में हो जाएंगे। उसके बाद आपका पास आता है स्कैंडियम 21, ठीक है, 21, तो 1s2 2s2, यहीं से स्टार्ट करना है, हर एक को स्टार्टिंग में वहीं से करना है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, हाँ, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा पहली सीढ़ी पे पहले कदम रखते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी पे, फिर तीसरी सीढ़ी पे। तो ऐसे ही हमें करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अंदर हमें उन्हें फिल करना है, और यही था ऑफ-बाउ रूल, ठीक है। तो 1s2 2s2, उसके बाद 2s के बाद कौन आता है, 2p आता है, तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। देन 2p के बाद आपके पास आता है 3s, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 12 फिल हो गए। 3s के बाद आता है 3p, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 6, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने 10 और 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं, अभी तक आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन और बाकी हैं। तो 3p फुलफिल्ड होने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 4s में जाता है, तो 4s1 क्या, 4s1 नहीं, अभी तक 3 इलेक्ट्रॉन बाकी थे, तो जितने इसमें भरे जा सकते हैं उतने फुल कर दो इसे, तो इसे फुल कर दिया 4s2। एंड अभी भी एक इलेक्ट्रॉन और बाकी पड़ा है, और 4s फुल हो चुका है। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 4p में जाएंगे क्या, नहीं, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 3d में एंटर करेंगे। मैंने आपको बताया अभी भी 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेंगे, 3d के अंदर। तो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे 3d में, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करेगा। तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 हो जाएगा, समझ गए बात को। तो ये 4s2 3d1 इलेक्ट्रॉन इसका हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो स्कैंडियम के बाद आपके पास आता है कौन, टाइटेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 22। तो यहाँ पे आप फिल करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, यहाँ तक 20 हो गए ना, देखो टोटल कितने हो गए, 20, बच गए 2 और, तो 2 किस में चले जाएंगे, डी में। डी में तो कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन तक फिल हो सकते हैं, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन तक फिल हो सकते हैं। सर ऐसे ही हमें पूरा नंबर लिखना पड़ेगा क्या हर बार, मतलब ये तो 22 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, ऐसे तो हमारे पास 120 वाला एलिमेंट हुआ तो उसके लिए तो पूरा पेज भर जाएगा हमारा।
नहीं बच्चों, उसके लिए भी अलग एक मेथड होता है, और मैंने जो आपको स्टार्टिंग वीडियो में कहा था कि मैं आपका इतना टाइम कंज्यूम नहीं होने दूंगा, उससे पहले ही मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता दूंगा जिससे आप 1 मिनट के अंदर, विदिन ए सेकेंड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वो आंसर लेके आ सकते हैं और शॉर्ट में उसका आंसर बना सकते हैं। वरना तो 120 वाले एटॉमिक नंबर वाले अगर एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो तो 4-5 लाइन में भरा जाएगा, इतना थोड़ी लंबा लिखना है अपने को। तो इसीलिए मैं आपको बाद में अगली वीडियो के अंदर वो ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो इतना लंबा हमें नहीं पढ़ना है, तो चलिए ध्यान दीजिए। उसके बाद आपका आता है वेनेडियम 23 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड देन 3d3 हो जाएगा। एंड फिर आता है क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले बार कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो आपके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा होगा, ध्यान से समझिएगा। तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। नहीं बच्चों, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। होना तो यही चाहिए था रूल के अकॉर्डिंग। देखो 4s2 फुलफिल कर दिया, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन बचे थे 20 के बाद, 4 इलेक्ट्रॉन डी में फिल कर दिए, कर तो दिए, होता है तो यही है। लेकिन क्या होता है फिर उसके बाद कि ये जो डी है ना, ये ध्यान समझो, इस डी के अंदर अगर ये फुलफिल्ड होता तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आने थे? इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आने थे। लेकिन ये अगर हाफ फिल्ड होगा, हाफ फिल्ड पूरा ना भर के आधा भरा जाए, तो फिर इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 5। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, या तो कोई सबसेल फुल फिल्ड स्टेबल होता है या कोई सबसेल हाफ फिल्ड स्टेबल होता है, वो स्टेबल होता है। अब यहां पे 3d जो 4 है उससे एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अगर उसकी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए उसे, तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन दे कौन सा है, तो ध्यान से समझना, ये इस 4s के पास आता है और इससे ये एक इलेक्ट्रॉन मांगता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर तू मुझे दे देगा तो मैं 3d4 से 3d5 में हो जाऊंगा और मैं बाकी सबको स्टेबल कर दूंगा, पूरे एलिमेंट को मैं स्टेबल कर दूंगा, पूरे कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कर दूंगा। तो एक ऐसा है जो सबका उद्धार कर रहा है, तो क्यों न उसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए। तो फिर यहां में क्या होता है बच्चों, ये 4s जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर वो दे देता है किसमें, 3d को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो 4s2 की बजाय कितना रह जाएगा, 4s1 रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जिसने दे दिया, और 3d4 की बजाय क्या हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये हाफ फिल्ड स्टेबल है, ठीक है बच्चों। हाफ फिल्ड स्टेबल की वजह से क्रोमियम में ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस आता है। क्रोमियम जो है हमारा एक्सेप्शनल केस होता है। नॉर्मल जो अभी तक आंसर बन रहे थे वो आंसर इसके नहीं बनते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीज की, जिसका एटॉमिक नंबर 25 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 नहीं, अब ऊपर वाला को मत देखो, ऊपर वाला क्या है, अब 4s2 और 3d5 फिल करो, ये तो स्टेबल ही है पहले से, इसे तो इधर उधर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मैग्नीज के बाद 26 पे होता है Fe, ठीक है, आयरन। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, तो 4s2 के बाद जाएगा 3d6 में, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा Fe का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। कुछ जरूरत नहीं है इधर उधर ट्रांसफर करने की, क्योंकि दे सकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाते हैं तो दे नहीं सकता इसको, ठीक है। उसके बाद आता है कोबाल्ट 27, एटॉमिक नंबर 27, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, टोटल हो गया 27, 3d7। फिर आता है निकल 28, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8,
ठीक है, 4s2 3d8 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है कॉपर 29, ये भी इंपॉर्टेंट मतलब जो एक्सेप्शनल है, ये भी एक्सेप्शन कैसे है ध्यान से समझिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। क्या ऐसी कंडीशन वापस बन गई जो हमारे क्रोमियम में बन रही थी? क्या इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये फुलफिल्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो ये वापस जाएगा किसके पास? 4s के पास जाएगा, उससे एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा और उसे ये कहेगा कि मैं पूरे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कर दूंगा अगर तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो फिर 4s क्या करेगा? इसे एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये क्या हो जाएगा? 3d10। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ये हुआ फुलफिल्ड स्टेबिलिटी की वजह से, फुलफिल्ड स्टेबिलिटी की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। देन उसके बाद अपने पास आता है 30 पे जिंक। देखो बच्चों, 1 to 30 जो है, ठीक है, 30 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत 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 और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लिख कर याद कर लीजिए और आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि इतना टाइम अपने पास नहीं होता है एग्जाम के अंदर, नीट जैसे एग्जाम के अंदर तो बिल्कुल नहीं होता कि हम पूरे इसको बनाएंगे देन उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इतना टाइम हमारे पास थोड़ी है, हमें तो डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो 1 to 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अपने मुंह पे याद होने चाहिए, आपको फटाक से याद होने चाहिए, ठीक है। आपको किसी भी चीज के लिखने की जरूरत ना पड़े। तो इसीलिए क्या करेंगे, इन्हें लिख लिख कर देखेंगे 2 3 4 5 7 बार इनको लिख कर देखेंगे, तब ये याद आपको हो जाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जितनी भी ट्रिक्स हैं जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी कि मैं काफी ज्यादा मतलब कई ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले जो ट्रिक्स हैं वो ऐसी ट्रिक होंगे जो आपको 2-3 सेकंड के अंदर ही उस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बता देगी, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग ये पूरा बनाकर फिर इलेक्ट्रॉन्स फिल करें और 1 से लेकर मतलब 1s से लेकर सारा पूरा फिल करें। अगर हमें मान लो उसने दे दिया कि 87 वाले इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर वाले एटम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे फिर। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ये लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से जितनी भी ट्रिक्स हैं, ठीक है, वो सारी ट्रिक मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको देने वाला हूं, ठीक है। कई 5 से 7 या 8 10 ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल किया जाता है, जिससे आपको बहुत जल्दी विदिन ए मिनट आपको उसका आंसर मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो लास्ट अपन बात कर लेते हैं जिंक की। जिंक का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आपके पास 4s2 और क्या हो जाएगा 3d10। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 30 तक के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बच्चों। तो जितने भी ट्रिक है उन ट्रिक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।